हेलो दोस्तों, इस बार मैं क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का अध्याय पहला लेकर आया हूँ, जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आइए देखते हैं। रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान जो है, इसकी शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ये जो है मिस्र का प्राचीन नाम जो है वो कीमिया है। देखते हैं रसायन विज्ञान किन्हें कहते हैं, यानी केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों यानी द्रव्य के संगठन, गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जब पदार्थ के द्रव्य के संगठन माने यानी किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं और उनका गुणधर्म क्या है और उनकी संरचना कैसी होती है तथा उनमें परिवर्तन कैसे होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं या भौतिक परिवर्तन होते हैं, इन्हीं सभी का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आइए अब देखते हैं रसायन विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ है। आइए देखते हैं। 350 से 1500 ईसा पूर्व में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया गया और इनमें एक वैज्ञानिक एल्केमिस्ट थे जो बहुत से आविष्कार किए। ये इनका मूल उद्देश्य था कि ये अमृत पहला जो है ये अमृत और पारस पत्थर का निर्माण करना चाहते हैं। अमृत यानी कोई भी जीव अगर पी ले तो वो अमर हो जाता है, मतलब कभी मरेगा ही नहीं। और पारस पत्थर वो है, जब हम पारस पत्थर को लोहे के संपर्क में लेकर आते हैं तो लोहा जो होता है वे सोने में बदल जाता है। अल्टीमेट केमिस्ट जो थे इन्हीं का आविष्कार, इन्हीं की खोज करना चाहते थे, परंतु वे असफल हो गए। 1700 से 1700 ईसा पूर्व है। इस समय में गैसों के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। इनमें एक प्रमुख वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट बायल, इन्होंने आदर्श गैस समीकरण दिया। देखते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दाब की। P जो है दाब है और V जो है ये गैस का आयतन है। फिर इसके बाद 1700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व में भी अनेक विकास किए गए। इनमें एक प्रमुख वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले जो थे वो ऑक्सीजन की खोज की। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की और इसी सन में ही लेवासियर जो है ये इन्होंने भी बहुत से सिद्धांत दिए। इनका एक सिद्धांत था दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेवासियर जो थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन्हीं के इसी सिद्धांत की वजह से लेवासियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता भी कहते हैं, पिता कहा जाता है। लेवासियर जो है इन्हीं को ही आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में रासायनिक संयोग का नियम दिया गया। रासायनिक संयोग के नियम वे नियम जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को घटित करने के लिए उनको जिन नियमों का पालन करना होता है या आवश्यक होता है, जिन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है वे ही रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। अब इनमें जो है द्रव्य संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, गुणित अनुपात का नियम है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है और गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम भी है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की भी खोज की गई और न्यूट्रॉन की खोज 19वीं शताब्दी में की गई।
और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था वो भी 19वीं शताब्दी में दिया गया था। आइए अब देखते हैं रसायन विज्ञान की शाखा क्या है। रसायन विज्ञान की मुख्य रसायन विज्ञान की मुख्य 4 शाखाएं होती हैं। देखते हैं, पहला अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन, चौथा वैश्लेषिक रसायन। आइए इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। यानी इनमें जो कार्बन को छोड़कर और बाकी जितने भी एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में इस समय 118 तत्व हैं, उनमें से केवल कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन जब हम करते हैं वे अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। दूसरा है कार्बनिक रसायन। आइए देखते हैं कार्बनिक रसायन क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों मतलब कार्बन और उनके व्युत्पन्न जो होते हैं वे कार्बनिक के यौगिक होते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों यानी हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये हो गया दूसरा। आइए अब तीसरा देखते हैं, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या है? इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन में यानी उनके कौन कौन से नियम हैं उनका अध्ययन किया जाता है और कौन सा सिद्धांत है, इन सभी का अध्ययन भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। विश्लेषिक रसायन इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी पहचान उन पदार्थ किस प्रकार के हैं और उनकी मात्रा यानी उनमें कितना उनका मात्रा मिला है, इन्हीं सभी का अध्ययन हम विश्लेषिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। ये अब देखते हैं रसायन विज्ञान का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। पहला जो है कृषि क्षेत्र में रसायन विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इनमें DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट और NAP यानी नाइट्रोजन। देखते हैं रसायन विज्ञान का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। देखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। पहला जो है कृषि क्षेत्र में, आइए देखते हैं कृषि क्षेत्र में इनका रसायन विज्ञान का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट हो गया और NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। और सबसे जो प्रमुख है वो है DDT यानी डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये जो है इन सभी का प्रयोग रसायन क्षेत्र में किया जाता है। और दूसरा जो है खाद्य पदार्थ और उनके संरक्षण यानी उन्हें किस प्रकार से बचा सकते हैं, इनमें भी रसायन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया ETC इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। और तीसरा जो है औषधि क्षेत्र में भी रसायन का प्रयोग किया जाता है। रोगों के उपचार में भी किया जाता है। इनमें हो गए जैसे एंटी कैंसर ये जो होता है कैंसर के इलाज के लिए एंटीपायरेटिक इत्यादि जो है इन सभी का प्रयोग औषधि क्षेत्र में किया जाता है। और हो गया दैनिक
दैनिक उपयोग की वस्तुओं, दैनिक उपयोग यानी पर डे उपयोग करने वाली वस्तुओं में भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं। इनमें जैसे हो गया बहुलक, पॉलीथीन इत्यादि ऐसे रसायन है जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आइए अब देखते हैं 11th का टॉपिक यहीं से एकदम मेन स्टार्ट होता है। द्रव्य यानी मैटर क्या होते हैं? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती है, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है उनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और वे को कुछ न कुछ स्थान जरूर घेरती हैं। इन्हीं लिए वे सभी द्रव्य हैं। जैसे एग्जाम्पल में पुस्तक, कलम, लकड़ी आदि जो पदार्थ हैं वे सभी द्रव्य हैं। यानी पुस्तक, मान लीजिए कलम है, कलम इसका कुछ न कुछ भार होगा और ये देख रहे जहाँ पर रख देंगे वो इतना स्थान घेर ले रही है, इसीलिए यह एक द्रव्य है। द्रव्य को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो है भौतिक अवस्था के आधार पर। आइए देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ठोस है, दूसरा जो है लिक्विड है, तीसरा गैस है। आइए इन सभी को एक एक करके बताते हैं। ठोस जो होता है उनका आयतन निश्चित होता है, यानी उनमें जो आयतन होंगे वे एकदम निश्चित होंगे और उनका आकार भी निश्चित होता है। उनका जो आकार भी होगा वे एकदम निश्चित होंगे। और तीसरा जो है उनमें अंतराण्विक बल बहुत पास होंगे। मान लीजिए जैसे यही कोई पदार्थ है, इनमें देख रहे हैं, इनमें ऐसे एकदम इनके जो अणु है एकदम पास होंगे, इनमें कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। देख रहे हैं बहुत पास, इनमें जो अंतराण्विक बल है वो बहुत पास है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए लकड़ी, ईंट, ये जो है ये इत्यादि, ये सभी जो है वो ठोस होते हैं। ठोस यानी इनका आयतन और आकार एकदम निश्चित होगा, उनसे बढ़ और घट नहीं सकता। और दूसरा जो है लिक्विड देखते हैं, आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। इनमें जो अंतराण्विक बल होते हैं, एक यहाँ पर होंगे, एक यहाँ पर होंगे, एक यहाँ देख रहे हैं। इनमें अंतराण्विक बल कितना दूर जा रहा है, इनमें इतना गैप है, इसलिए इनमें अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। या मान लीजिए जैसे हम 1 लीटर हम आप से जल ले या किसी दूसरे से जल ले तो 1 ही लीटर रहेगा, उसमें उनका आयतन बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। और लेकिन आकार देख रहे हैं, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। यानी अगर हम उसे प्लेट में रख देंगे तो प्लेट जितना चौड़ा रहेगा उनमें पूरी तरह से फैल जाता है, और अगर हम उसे ग्लास में रख देंगे तो ग्लास में देख रहे हैं कितना जगह है वो उतने में ही एडजस्ट हो जाता है। लेकिन वो अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर में रहेगा, चाहे उसे हम बर्तन में रखें या ग्लास में रखें, उनमें आयतन कम नहीं होता है, इसलिए इनका जो आयतन है निश्चित होता है। जैसे जल में देख रहे हैं, अगर हम जैसे प्लेट में रख दें तो उसमें, अब उसी प्रकार गैस जो होता है इसका आयतन अनिश्चित होता है। आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है, यहाँ पर आयतन रहेगा। आयतन जो होता है वो अनिश्चित रहता है, आकार अनिश्चित रहता है। इनमें जो अंतराण्विक बल होते हैं बहुत दूर होते हैं, यानी यहाँ पर एक होंगे तो एक यहाँ पर होंगे तो एक यहाँ पर होंगे, इनमें बहुत दूर होते हैं। इनका आयतन अनिश्चित होता है। इसका मतलब क्या है कि गैस जो होते हैं अगर हम उन्हें किसी अगरबत्ती को धुएं को डिब्बे में बंद कर दें तो वो केवल उसी में ही जो गंध देगा वो केवल डिब्बे तक सीमित रहेगा। अगर हम उसी डिब्बे को किसी कमरे में खोल दें तो उसका जो गंध है पूरे कमरे में फैल जाता है, इसीलिए उसका जो आयतन होगा वो अनिश्चित होगा, पूरे कमरे भर एकदम भर जाएगा गंध से। और नहीं तो अगर डिब्बे में रहेगा तो केवल डिब्बे में ही, अगर छोटा डिब्बा है तो उसी में केवल उसका गंध उसी तक सीमित रहेगा। अगर कमरे में लेकर आएंगे वो पूरी तरह से फैल जाता है।
और उनका आकार देख रहे हैं, डिब्बा का आकार कितना छोटा होता है और घर का आकार कितना बड़ा होता है, आप जान ही रहे हैं। और इनमें जो अंतराणविक बल है वो बहुत दूर होते हैं, मतलब इनमें जो स्पेस है बहुत पाया जाता है। आइए अब हम आपको द्रव की रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर बताएंगे कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। द्रव्य जो है दो प्रकार के हैं, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, और दूसरा जो है मिश्रण यानी मिक्सचर। और शुद्ध पदार्थ उन्हें कहते हैं जब एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक तो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक ही प्रकार की, यानी अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन ही रहेगा, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन ही रहेगा, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, एक ही प्रकार के अभिकर्मक रहते हैं। और मिश्रण जो होता है दो या दो से अधिक अभिकर्मक, दो या दो से अधिक अभिकर्मक, इनमें जो होते हैं दो या दो से अधिक अभिकर्मक होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस जो है इन्हें हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, इन्हें हम पुनः बांटते हैं। पहला जो है वो है तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा जो है यौगिक यानी कंपाउंड। आइए देखते हैं तत्व क्या है। एक ही प्रकार के कण यानी अणु परमाणु जो होंगे एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे सिल्वर जो है एक ही प्रकार का परमाणु है, गोल्ड जो है एक ही प्रकार का परमाणु है, आयरन जो है Mn इसमें एक ही प्रकार के कण मिले हैं, और हाइड्रोजन जो है इसमें एक ही प्रकार के अणु हैं, जो इनमें हाइड्रोजन दो है। यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन दोनों मिलकर H2 बनाते हैं, मतलब एक ही प्रकार के अणु हैं। जब एक ही प्रकार के कण यानी अणु और परमाणु दोनों जब एक ही प्रकार के कण यानी अणु परमाणु पाए जाते हैं तो उन्हें हम तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए ध्यान से। देखते हैं दूसरा जो है यौगिक यानी कंपाउंड किन्हें कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात, इनका जो अनुपात होगा एकदम निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे NaCl, यहाँ पर Na जो है जिसका अनुपात 1 है और Cl जो है ये भी 1 है, ये दोनों मिलकर NaCl बना रहे हैं, इनका जो अनुपात है एकदम निश्चित है। उसी प्रकार HCl, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन जो भी है एक मिलकर इनका जो अनुपात है निश्चित, दो या दो इनमें दो देखिए एक तत्व दूसरा है, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात, इनका जो अनुपात निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं तो उस प्रकार के तत्व को यौगिक कहते हैं। अब पुनः तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है धातु है, दूसरा जो है धातु है, तीसरा जो है उपधातु है। धातु उन्हें कहते हैं जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनायन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इन सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये धनायन बना रहे हैं। जो ऐसे तत्व जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। अब अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना रहा है। इस प्रकार के तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। और ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सिलिकॉन जो है उपधातु है, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया इत्यादि ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब हम यौगिक का क्लासिफिकेशन करते हैं। आइए देखते हैं
यौगिक जो होते हैं इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है कार्बनिक यौगिक, दूसरा जो है अकार्बनिक यौगिक। आइए देखते हैं पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन और उनके यौगिकों का जब हम अध्ययन करते हैं तब वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया मीथेन, यहाँ पर देखिए कार्बन है और ये हो गया उनका मीथेन हो गया, और एसिटिक एसिड यहाँ पर देख रहे हैं उनके व्युत्पन्न हैं। ये सभी इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। और अकार्बनिक रसायन है कार्बन को छोड़कर जब हम अन्य तत्वों का अध्ययन करते हैं तो वे अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे हो गया NaCl, KCl, H2SO4 इत्यादि ऐसे तत्व हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं वे अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। आइए अब दूसरा जो था मिश्रण यानी मिक्सचर, आइए देखते हैं क्या है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाए, मतलब इनका कोई मात्रा निश्चित नहीं होगा, कोई कम होंगे कोई ज़्यादा होंगे। जब उनको आपस में मिलाया जाता है तो इस प्रकार के विलयन को मिश्रण कहते हैं। जो विलयन बनता है वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आइए एक एक करके इन दोनों को देखते हैं क्या है। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, जो अवयव आपस में समांगी रूप से वितरित होते हैं उन्हें हम समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी जो भी अवयव इसमें होंगे वे दोनों समान रूप से वितरित होंगे। आइए दूसरे माध्यम से हम आपको समझाने की और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। सभी अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित होते हैं, एक ही अवस्था में, यानी जैसे शक्कर का विलयन है। एग्जाम्पल में शक्कर का विलयन, ठीक, शक्कर का विलयन यानी शक्कर में चीनी और जल का विलयन है, ठीक। इनमें चीनी और जल का विलयन है। ये हो गया आपका ग्लास, इसमें हो जाएंगे जल होंगे, ठीक। और हम आपको चीनी के कण को दूसरे पेन से दिखा रहे हैं, ठीक, देख रहे हैं। जब हम इनमें मिला देते हैं, ये पूरी तरह से मिल जाए, अच्छी तरह से एकदम मिल जाए, तब उनका हम अगर टेस्ट यहाँ से करते हैं, यहाँ से करें तब पर भी मीठा रहेगा, यहाँ से करें तब पर भी उतना ही मीठा रहेगा, और या एकदम नीचे की तरफ से करें तब पर भी उतना ही मीठा रहता है। यानी इनमें सभी अवयव एक ही अवस्था, जो दोनों अवयव मिल जाएंगे वो एक ही अवस्था में हो जाएंगे। ये जो हो गया ये समांगी मिश्रण हो गया। आइए देखते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जिनके अवयव आपस में समांगी रूप से वितरित नहीं होते हैं, यानी इनमें जितने जो अवयव होंगे वे समान रूप से वितरित नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। सभी अवयव अलग अलग अवस्था में उपस्थित होते हैं, यानी देखिए, जैसे मान लीजिए अच्छा यही ग्लास है, ग्लास में अगर ये जल है, ठीक, ये ग्लास में जल है, अगर हम इनमें मान लीजिए अगर कंकड़ डाल दे रहे हैं, कंकड़ अगर हम ऊपर की तरफ से डालेंगे, ठीक, अगर हम इनमें कंकड़ ऊपर की तरफ से डालेंगे तो ये एकदम नीचे की तरफ आकर बैठ जाते हैं, नीचे सतह पर आकर बैठ जाते हैं, और इनमें जो होगा जल ऊपर की तरफ चला जाएगा और कंकड़ जो होंगे वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये जो है कंकड़ नीचे की तरफ और जल ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इन्हें हम अलग कर सकते हैं। इनमें जो दोनों अवयव हैं ये अलग अलग है। यहाँ पर देखिए कंकड़ अलग हो जा रहा है और जल अलग हो जा रहा है। इस प्रकार के विलयन को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे, जल और कंकड़ का मिश्रण, ये जो है विषमांगी
मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा अब हम इसके आगे हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।